छत्तीसगढ़ ऐसे स्टेज पे आ गया है कि अब ना बस वो रफ्तार पकड़ने वाला है। तो ट्रैवल वीडियोस में कोई क्रिएटर चालू कर रहा है तो कितना कमा सकता है? बट मैन पार्ट इज लाइक कि आप एक बार पहुंचे तो इट्स मैन पार्ट। तो गवर्नमेंट वालों को लोकल क्रिएटर्स को थोड़ा मदद करना चाहिए। एग्जैक्टली मदद करना चाहिए। अगर उसको दिख रहा है कि भाई मुझे इंस्टाग्राम में सक्सेस मिल जाएगा तो वो तो डालेगा। अब ये आपके ऊपर है और मेरे ऊपर है कि हम कितना अपने आप को उस चीज़ से बचा सकते हैं। कि गवर्नमेंट को ये चीज़ थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। जो काम उठा रहे हैं वो एक्चुअली में कर नहीं रहे और जो कर रहे हैं उनको डायरेक्टली मिल नहीं रहे। अब इंस्टाग्राम में वीडियोस बनाने के लिए क्या करना होता है हाई क्वालिटी वीडियोस के लिए? उस टाइप की वीडियोस बनाना स्टार्ट कर देते हो तो आपको बड़े ब्रांड्स पर रीच आउट शायद ना करें। आज के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो उनका नाम है अर्शान, जो कि एक ट्रैवल फिल्म मेकर हैं और साथ में बहुत सारे कॉमर्शियल वर्क भी करते हैं। तो आज का जो पॉडकास्ट है बहुत ही यूज़फुल होने वाला है जिन लोग इंस्टाग्राम, सिनेमैटिक्स और कॉमर्शियल फिल्म्स, ट्रैवल से रिलेटेड जो भी चीज़ें करते हैं। वेलकम करते हैं अर्शान का और आज उनसे सीखते हैं। जो क्वेश्चन पे मैं क्यूरियस भी हूँ कि आप क्या क्या काम कर लेते हो। जैसे गवर्नमेंट, कॉमर्शियल, ये सब चीज़ें थोड़ा बहुत पता है मेरे को। इसके अलावा आप क्या क्या करते हो? ओके, तो इसके अलावा मतलब मैं म्यूज़िक वीडियोस करता हूँ। अच्छा। कॉर्पोरेट्स करता हूँ और समझ लो म्यूज़िक वीडियोस में भी ऐसा है कि मैं हर फील्ड का म्यूज़िक वीडियो अभी तक मोस्टली काफ़ी सारे मैंने किए हैं। जैसे मैंने गज़ल पे मैंने कुछ वीडियोस बनाए हैं और उसके अलावा रैप म्यूज़िक वीडियोस मैंने किया है और बाकी जो नॉर्मल जैसे इमोशनल या ऐसे स्टोरी लाइन बेस्ड वीडियोस होते हैं हमने वो भी किया है। तो मतलब मेरे पास है काफ़ी कुछ लिस्ट ऑफ वर्क्स जिनको मैं बहुत ही प्राउडली मानता हूँ कि दीज आर सम ऑफ माई लाइक गुड वर्क्स। बेस्ट तो नहीं बोलूँगा बट गुड वर्क्स। ओके, तो इन सब में करना क्या अच्छा लगता है? इन सब में सबसे ज़्यादा अच्छा मेरे को लगता है ट्रैवल वीडियोस ही बनाना सबसे अच्छा लगता है क्योंकि जो जैसी मेरी पर्सनैलिटी है तो मुझे एक्सप्रेस करना बहुत अच्छा लगता है, मुझे बात करना अच्छा लगता है और वो चीज़ बहुत ज़्यादा अलाइन होती है मेरे वीडियो वाली चीज़ से कि मुझे वीडियो शूट्स करना पसंद है बहुत। तो वो एक चीज़ है जो सब सारे डॉट्स कनेक्ट होते हैं ट्रैवल वीडियोस में आके। हाँ, प्लस उस पर आप मतलब एक्टिंग भी लग रहा है बिकॉज आप ऑन कैमरा भी हैं हम, बोल रहे हो। प्लस सारे जो फोटोग्राफी, सिनेमाटोग्राफी के टेक्निकलिटीज वो लग रहे हैं, वो भी आ रहे हैं। हाँ, तो छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ ट्रैवल किया आपने? मैंने छत्तीसगढ़ में मैं किया हूँ जशपुर, मैनपाट, सतरेंगा, बस्तर सुने, दंतेवाड़ा। उसके अलावा अब जैसे मैंने ट्रैवल कंटेंट बनाने के हिसाब से तो मैं इन जगह गया हूँ, लेकिन उसके अलावा मैं कोरिया भी गया हूँ और बारनवापारा, बांधवगढ़, फिर मतलब ऐसे बहुत सारी प्लेसेस हैं, रायपुर। अच्छा, तो अगर जशपुर से स्टार्ट करें हम लोग, हाँ, तो जशपुर में सबसे बेस्ट क्या लगा? जशपुर में मेरे को वहाँ का ना ओवरऑल वाइब बहुत पसंद है। मतलब उस प्लेस में जाके यू नेवर फील लाइक कि मतलब एक बस ऐसी रैंडम सा अच्छा गांव वाली कोई जगह आ गए। वो अपने में प्रॉपर एक सिटी है एंड दैट टू इतनी ब्यूटीफुल सिटी है कि हर थोड़ी दूर में वहाँ पे मतलब हमको खेत खलियान दिखेगा, पहाड़ वहाड़ दिख जाएंगे छोटे छोटे, कवर्ड है वो पूरा। हाँ, और काफ़ी ग्रीनरी से कवर्ड है और घर वर बहुत अच्छे हैं। जैसे अभी हम मेघालय गए हुए थे तो मेघालय में भी हर थोड़ी थोड़ी दूर में बहुत ही हट्स बने हैं या झोपड़ी बनी है तो बहुत ही डेकोरेटिव फॉर्म में बने रहती हैं। तो सेम गोज जशपुर में भी वैसे ही है। अच्छा, तो वो अलग लगता है जो क्योंकि मेरे याद है मैं आज से 3 साल पहले जब गया था तो तब का एक्सपीरियंस अभी तक मेरे को बहुत अच्छे से फ्रेशली याद है। ओके, तो जशपुर को उस चीज़ के लिए तो मैं एकदम मानता हूँ कि ठीक है। आपका सतरंगा का वीडियो बहुत वायरल हुआ था। मेरा तो अराउंड कितना 5 लाख ही गया था बस। ओके, बट उससे जो रीच आया था, जो एंगेजमेंट आया था वो बहुत पावरफुल आया था, जो मैंने उस समय फील किया था। मतलब मुझे उस दिन जब मैंने पोस्ट किया उसके विद इन लाइक 2-3 डेज में एक अचानक से एक्सपोनेंशियल मैंने ग्राफ देखा सब्सक्राइबर्स का भी, व्यूज़ का भी। एंड वो मेरे लिए फर्स्ट टाइम था उतने साल में कि ऐसा कुछ अचानक से हो रहा है। फिर उसके बाद मैंने कॉन्टैक्ट नंबर्स वगैरह अपने डाले हुए थे तो मुझे कई सारे कॉल्स आने लगे बुकिंग के लिए, इसके उसके लिए। तो फिर मैंने कॉल सेंटर का नंबर डाला वहाँ पे, ठीक है, और मैंने सारे डाइवर्ट किए CTB की तरफ, छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के कॉल सेंटर पे। हाँ, तो अब ये चीज़ हुई। तो ऐसा क्यों लोग क्या चीज़ कनेक्ट किया उस वीडियो से? आई थिंक मुझे लगता है कि सबसे पहली चीज़ कि जो प्लेस है वहाँ पे पानी ब्लू दिख रहा है, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ में यूजुअली पानी ब्लू नहीं दिखता है। जैसे अभी भी अब मॉनसून सीजन आ रहा है तो तीरथगढ़ से लेके चित्रकूट जितने भी फेमस वाटरफॉल्स हैं सब का पानी थोड़ा मटमैला हो जाता है।
बट वहाँ का पानी एक्चुअली में ब्लू है, हमने ऐसा कोई अलग से ग्रेड वगैरह नहीं किया था उसको, तो वो ब्लू है। और तो वो थंबनेल में भी था, तो वो एक क्लिक थ्रू रेट जिससे बढ़ा, तो वो तो थंबनेल की वजह से उससे बढ़ गया। उसके बाद बाकी इनिशियली मैंने जो इंट्रो बनाया था वो रखा ही ऐसा था कि पहले ही सतरंगा काफ़ी दिख जाए उसमें, सतरंगा दिखा, फिर उसके बाद जो था उसमें मैंने सतरंगा के बारे में बताया थोड़ा सा कि ये 36 गाँव को डूब कर बना है और क्या क्या चीज़ें वहाँ पे हैं। तो आई थिंक वो चीज़, और बाकी मैं जैसा हूँ मैं वही चीज़ रखा था अपने ब्लॉग में। मतलब बहुत सारे लोगों को मतलब छत्तीसगढ़ के भी और बाहर के पता नहीं था कि सतरंगा जैसी जगह है। एग्जैक्टली हाँ, मतलब मैं सही बताऊँ तो मुझे भी नहीं पता था एज सच। मतलब मुझे ही पता था कि कोरबा है और कोरबा में हसदेव बांगो आई नो, लेकिन अब मतलब ऐसे बोटिंग वगैरह हो रही है, सतरंगा है और यू नो इतना ब्यूटीफुल है, ये सब नहीं पता था। इवन मैं अगर ऑनेस्टली बताऊँ तो अभी भी मैं सतरंगा के अलावा एज सच बहुत प्लेसेस नहीं कवर किया हूँ। सतरंगा के आसपास उसके आगे देवपहरी है और ऐसे बहुत सारे वाटरफॉल है जो कॉमन मैन जाते नहीं है, जो केवल गांव वाले विजिट करते हैं। रानीधारा वाटरफॉल, हाँ 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 ठीक है, तो सुना वो, है मैंने। हाँ वो उसका हाइट बहुत ज़्यादा है। हाँ, मतलब वहाँ वैसे 2-3 स्टेप्स में है क्या? नहीं, एक ही स्टेप है, एक ही और step वो है। इतना डरावना है। जैसे अभी मंजुमल बॉयज आई है, हाँ। वैसा सीन है पूरा कि आप अच्छा। अगर वहाँ नहा रहे ऊपर देख लिए गलती से हाँ। तो आप डर जाओगे। ओह, वो उसी सतरंगा वाले रास्ते पे थोड़ा हाँ। सा अंदर पे है। अभी तो प्रॉपर पार्किंग वगैरह बन गया है। फिर प्लान मेरे को लगता है करना चाहिए एक बार। हाँ, मानसून में बंद हो जाता है बिकॉज वहाँ जाने का रास्ता थोड़ा सा कम पानी में ही जा सकता है। अब जैसे बात करते हैं मैनपाट की, तो मेरे को तो मैनपाट लैंडस्केप की वजह से बहुत पसंद है। यस, और मेरे को भी बहुत पसंद है। और केवल बाइक लेके निकल जाओ। हाँ, आपको और क्या क्या चीज़ें वहाँ की पसंद है? मेरे को वहाँ का शांति बहुत पसंद है, मतलब वहाँ पर आप जाओ तो यू कैन बी जस्ट विद योर सेल्फ। अभी रिसेंटली मैंने लास्ट वीक अपनी फैमिली को मैं लेके गया था, तो मैं ऐसे कभी कभी ना जब दोपहर का टाइम है, हम लोग सब घर वाले थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं, तो मैं गाड़ी निकाल के खुद निकल गया या दोस्तों के साथ ऐसे ही निकल गया, चलो यार। क्योंकि वहाँ पर ऐसा है ना कि जैसे कभी भी मुझसे कोई पूछता है कि यार छत्तीसगढ़ में कहाँ जाऊँ घूमने के लिए, तो अगर कोई पूछता है कि यार मुझे ना बस ऐसा बता दो जो बहुत ही क्लोज्ड उसमें हो और वहीं पे हम पूरा घूम लें, तो आई ऑलवेज रिकमेंड मैनपाट। क्योंकि बस्तर के लिए ऐसा है कि यू नीड टू लाइक ट्रैवल अलॉट, काफ़ी 80 किलोमीटर डिस्टेंस पे है चीज़ें। बट मैनपाट इज़ लाइक कि आप एक बार पहुँचे तो इट्स मैनपाट, फिर पूरा लैंडस्केप है, वहीं पे वाटरफॉल्स हैं, वहीं पे जलजली है, सारी चीज़ें हैं। तो प्लस जो तिब्बतन कल्चर है वो, तिब्बतन कल्चर और मतलब इसमें 4 मतलब साल वो थोड़ा लगाता है। अब जैसे जैसे वो ग्रो होते जा रहा है वहाँ का मतलब। हाँ, बिकॉज 2 साल पहले वहाँ एक भी होम स्टे नहीं थे। Exactly, अब हाँ। वहाँ तिब्बतन पीपल होम स्टे चालू कर रहे हैं। राइट, हाँ। तो वो एक चीज़ बहुत अलग है, यूनिक है मेरे को लगता है। अभी हमने डोलमा करके वहाँ पे एक रिजॉर्ट है, तो वहाँ का कैफ़े हम गए थे, तो मुझे जाके लगा कि यार अब जो मतलब जो तिब्बतन कल्चर का जो, जैसे हम लद्दाख वगैरह स्पीति वगैरह जाते हैं तो जैसा वाइब आता है ना कि वहाँ पे लोग फूड सर्व कर रहे हैं, वैसे आपको, फ्लैग्स लटके हुए हैं अब वो हर चीज़ पे। वहाँ पे भी आ रही है। अनएक्सप्लोर्ड बस्तर के एम्बेसडर भी हैं। हाँ तो ऐसा क्या आपने बनाया वहाँ पे कि उन लोगों ने आपको एम्बेसडर बना लिया अपना? आई थिंक जो एक प्रॉपर ट्रैवल वीडियोस का मैंने जब शुरुआत किया था तो वो मैंने बस्तर से ही स्टार्ट किया। अब हुआ ये थे कि उद्योग भवन में एक ऐसी फोटोग्राफर्स एंड व्लॉगर्स की मीट हुई थी, तो उसमें काफ़ी सारे लोग मैं भी हुए गया थे। था उसमें। ओके, हाँ। तो मैं अब वही मैं जैसे बताया कि हम उस समय बहुत ज़्यादा स्ट्रेच में नहीं थे कि मैं सबको जानता नहीं था, बट मैं उस समय कुकिंग विद क्रिएटिविटी से मिला मैं, और आई गेस रायपुर फूडी लव या ऐसे कुछ लोग। तो तब जब हमको मतलब एक असाइन हुआ वर्क कि आपको एक वीडियो बनाना है छत्तीसगढ़ में रह के, तो फिर मैं सीधा कांटेक्ट किया, मतलब मैं सर्च किया, पहले बस्तर मुझे मिला, फिर मैंने देखा हिस्ट्री टीवी 18 पे जीत सिंह आर्या जो भैया हैं उनका इंटरव्यू था, तो मैंने डायरेक्टली उनको कांटेक्ट किया, ठीक है। एंड वो इतने हम्बल थे कि वो मुझे बोले कि यार आप आ जाओ, हम पूरा आपके लिए बना देंगे, डिज़ाइन कर देंगे। तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब मैं उनसे इंटरेक्ट किया और मिला, तो फिर मैंने वहाँ का कंटेंट बनाया और बहुत प्रमोट किया उस चीज़ को। तो उस समय का प्रमोशन जो था आई गेस वो बहुत अर्ली लेवल पे था, अर्ली स्टेज पे था, तो तब मैंने वहाँ पे किया। उसके बाद मैं ऐसे जितनी बार भी बस्तर गया हूँ तो मैं हमेशा, मतलब मैं अनएक्सप्लोर्ड बस्तर से हमेशा टच में रहा हूँ, हमेशा। और कभी भी कोई भी चीज़ हो रही है तो मैं अपने तरफ से प्रमोशन कभी भी छोड़ता नहीं था उनके लिए, क्योंकि मुझे पता है कि यार अगर हम एज अ क्रिएटर यहाँ पर हैं तो इट्स आवर ड्यूटी कि अगर हमारे कोई लाइक माइंडेड लोग अगर यहाँ पर हैं और जो काम कर रहे हैं तो उनको हमें तो प्रमोट करना ही चाहिए। देयर शुड नॉट बी एनी लाइक
बहुत ही प्रोफेशनल कोलैबोरेशन टाइप का ऐसे वो नहीं और होना चाहिए। इस फील्ड में मतलब हमारे ट्रैवल कंटेंट फील्ड में ज़्यादा लोग हैं नहीं आई थिंक। अभी भी छत्तीसगढ़ में बहुत लोगों की नीड है जो ड्रोन उड़ाए, सिनेमैटिक बनाए और जो ऐसे जगह FPV को पे हाँ, उड़ाए, FPV। हाँ। बस्तर में जो नॉर्मल लोग जाके देखते हैं उससे आपने अलग क्या देखा वहाँ पे? ओके, सो इट्स अ गुड क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा वैसे पहले मैं इस चीज़ का तो जवाब दूंगा ही मैं। वैसे कंटेंट क्रिएटर्स की अगर बात अपन करें ना, तो बस्तर में एक्चुअली बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जो बहुत ही अंडररेटेड हैं, लेकिन उनका काम बहुत शानदार है। जैसे स्पेशली फोटोज़ के मामले में। फोटोज़ के मामले में तो दे आर लाइक टू गुड। बस्तर में मैं जब ऐसे तो मैं 4-5 बार गया हूँ, मैंने वहाँ पर अलग मेरे एक्सपीरियंसेस से देखा कि मैंने वहाँ पे मेमोरी पिलर्स देखा, जो कि मतलब मैं कभी पहले देखा नहीं था, तो मुझे पता नहीं था कि क्या होता है। फिर वहाँ के लोगों ने हमको बताया कि जो भी लोग वहाँ पे गुजर जाते हैं तो उनकी याद में या उनकी मेमोरी पे वो मेमोरी पिलर लगाया जाता है। उनके सामान ग्लास वगैरह भी रखे जाते हैं क्या उस पर? कुछ कुछ जगह पे सबका थोड़ा थोड़ा वेरिएशन आ जाता है, प्लेस टू प्लेस में बदल जाता है। बट मेमोरी पिलर्स का सबसे यूनिक पॉइंट मेरे को ये लगा कि कुछ लोग ये भी मानते हैं कि जैसे हमने ना कोई एक फीमेल थी, उनका मेमोरी पिलर था, तो उनकी पूरी जो जीवन काल जो उनका रहा है उसके बारे में पूरा उन लोगों ने स्केच बनाया था कि जब वो पैदा हुई तो उनका घर कैसा था, उसका पूरा स्केच है। उस बड़े मतलब अराउंड इतना जितने हमारे हाइट से थोड़ा और बड़ा, उतना बड़ा पत्थर था, उसमें सेक्शन बाय सेक्शन उनकी पूरी लाइफ स्टोरी लिखी हुई थी कि वो बचपने में वो क्या किया उन्होंने, उनके कितने भाई बहन थे, उनका घर कैसा था, ये सारी चीज़ें। फिर पीछे में जो रहता है ना, तो कई जगह पे वो लोग ये भी बना के रखते हैं कि उनकी आफ्टर लाइफ कैसी होगी। अच्छा, ये सब भी बना के रखते हैं कि ये चीज़ें हुई होंगी या ऐसा होगा उनके साथ। तो वो थोड़ा यूनिक एलिमेंट है जो हम सोचते हैं कि यार हम कहीं बाहर जाएंगे तो वहीं के हमको कल्चर में दिखेगा। हाँ। जबकि इससे ये समझ में आता है कि यार छत्तीसगढ़ में ऐसी यूनिक चीज़ें हैं जो आप मतलब देख के अचंभित रह जाओगे कि यार ये सब चीज़ें भी हैं। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ झरना और मतलब पहाड़ बस है बस्तर में। कल्चर के मामले में भी बस्तर उतना ही रिच है जितना वाटरफॉल्स उसके हैवी हैं। मेरे को लगता है जब यहाँ छत्तीसगढ़ एक टाइम आएगा जब यहाँ हिस्ट्री चैनल, फॉक्स, ट्रैवल और डिस्कवरी जब एक साथ पहुँचेंगे, तो मेरे को लगता है ये फिर रुकेगा नहीं जगह। बिल्कुल। एंड आई थिंक कि हम मतलब बहुत खुश किस्मत है कि हम अभी जैसे यूजुअली मेरे घर वाले जैसे मुझे समझाते हैं कि बेटा ठीक है, इट्स ओके इफ़ यू आर नॉट इन मुंबई, आप मुंबई में नहीं भी हो अगर तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट आप जहाँ पर हो आप वहाँ पर स्टार्टिंग वाले फेज पे ही हो, मतलब जर्नी के अपने। जैसे अभी हम मुंबई जाएंगे या दिल्ली जाएंगे तो देयर आर लॉट ऑफ 100 years पुराना कल्चर है, मतलब हाँ, डेवलप सारी हो चीज़ें चुका हैं। है। हाँ, एंड इवन यहाँ पर आपको अगर मतलब ग्रोथ के पर्सपेक्टिव पे भी अगर आप देखोगे तो यू विल बी द अमंग द फर्स्ट वंस। जैसे अभी obviously। हम मतलब देखे भी तो फिर मेरा भी पहले, क्योंकि मैं 12th के बाद मेरा ऐसा था कि यार मुझे मुंबई जाना है, और मैंने थिएटर भी किया हुआ है 3-3.5 साल। तो थिएटर मैंने इस वजह से किया था कि मुझे एक्टिंग वाले फील्ड में जाना था, ऑन कैमरा रहना था। कब से स्टार्ट किया था? मैंने 12th के बाद ही मैंने थिएटर किया है, मतलब कॉलेज वगैरह? जब कॉलेज वगैरह जब मेरा था, तब मैंने साथ में मैं थिएटर करता था यहाँ पे। तो मैं राष्ट्रीय नाट्य समारोह 22वां जब हुआ था तब रायगढ़ में मैं परफॉर्म भी किया हूँ। मैं पुणे में जब एक फेस्ट हुआ था उसमें भी हमने परफॉर्म किया था। और उसके अलावा ऐसे छोटे मोटे मैंने और भी थिएटर से किया हुआ है। इसी कारण से आप थोड़ा वीडियो में एक्सप्रेसिव लगता है। हाँ, हो सकता है। मतलब मैं थिएटर जाके एक चीज़ तो मैं मानता हूँ कि जो आवाज़ खुलने वाली जो चीज़ है, जो बातों में जो ठहराव चाहिए होता है वो, और ये सारी कुछ चीज़ें जो थोड़े से लय में जो लाते हैं हम, तो वो सब चीज़ें बहुत ही इम्प्रूव हुई वहाँ जाकर। तो ये तो पेरेंट्स ने कभी आपको आपकी मॉम ने कभी बोला नहीं नौकरी वोकरी करो, कहाँ ये सब चक्कर में पड़े हो? स्टार्टिंग में ऐसा था, जब मैं 12th तक था तब मैं सिर्फ डांस करता था घर पे, और तब घर वाले थोड़ा सा वो रहते थे कि यार ये क्या कर रहे हो तुम, और मतलब इसमें ऐसा कुछ रखा नहीं है। और उस समय इतना मतलब सोशल मीडिया बूम भी नहीं हुआ था। बट ओवर द टाइम जब मैं कॉलेज पहुंचा और जब थिएटर वगैरह की वजह से जब अप्रिसिएशन आया घर पे, डांस को लेके मैं जब बाहर जब गया, तो तब थोड़ा घर वाले भी ऐसे होने लगे कि हाँ यार चलो ठीक है, इसमें ये कुछ कर तो रहा है तो करते रहे साइड में, बाकी हम देख लेंगे आगे कि इसको क्या क्या चीज़ें और करानी है। फिर उसके बाद जब मैंने अपने वीडियोस बनाने स्टार्ट किए और उससे जब मुझे कमर्शियल्स मिले, तो समझ लो ऐसा हुआ कि अब घर में लड़का अर्निंग तो कर ही ले रहा है। तो फिर वो खुद ही हुआ। मतलब जब मैं छोटा था ना 10-12वीं में, तब तक घर वाले थोड़े स्ट्रिक्ट थे, बट मैंने नोटिस किया कि जब मैं कॉलेज में था ना तो मेरे घर वाले बहुत चिल हो गए।
बहुत ज़्यादा ऐसा रोके नहीं कभी। तो ऐसे सरकारी मेंटालिटी वाले नहीं थे कि नहीं। तुमको भाई मम्मी बाबू ही बनना मम्मी का है? एक बहुत ड्रीम था कि बेटा तुम आईएएस ऑफिसर बनो, लेकिन मैं उनको बोला माँ देखो, क्योंकि मेरी मम्मी का ड्रीम था ना वो, तो मैं बोला माँ देखिए वो आपका ड्रीम था, इट्स वेरी गुड, बट मैं बोला मेरा कहीं से भी दूर दूर तक नाता नहीं है आईएएस से, मैं तो डांस करता हूँ और फिल्म्स बनाने में मेरे को शौक है। ओके, तो बचपन में भी कैमरा वैमरा था आपके पास? फोटोग्राफी की थी कभी? एकदम बचपन में तो नहीं, मैं आप समझ लो कि मैं रील वगैरह कैमरा के साथ? नहीं, अच्छा वो कोडैक वगैरह का कैमरा था हमारे पास, तो हम नॉर्मल उससे फोटोज ही खींचते थे। फिर कब पैशन जागा सिनेमैटिक में आने का? हाँ, सो आई गेस मैं जब 10th में था, तो 10th से 12th के बीच में, मुझे एकदम एग्जैक्टली याद नहीं है ईयर्स, बट मुझे ना घर से वो मिला था एक्सपीरिया M सोनी का। अच्छा। हाँ, तो मैं उसमें, और उसके पहले एक मेरे पास और पुराना लेनोवो का कुछ फ़ोन था, तो मैं ये चीज़ ना जब करता था तब तक मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, बट कुछ सालों बाद जब मैं वापस रिफ्लेक्ट किया ना उन मोमेंट्स को, तब मुझे लगा कि यार मैं उस समय भी फ़ोटोज़ नहीं लेता था, मैं उस समय बस ऐसे फ़ोन पकड़ के वीडियोज़ बनाते रहता था, कभी पोस्ट नहीं किया, क्योंकि उस समय ऐसा कोई फ़ोन में सॉफ्टवेयर नहीं होते थे एडिट करने के, बट फ़ोन में आप वीडियोस बना सकते हो। तो मुझे याद है मैं उत्तर प्रदेश गया था मम्मी के, एक बार कुछ हेल्थ से रिलेटेड कुछ चीज़ें थी, तो तब मैं उत्तर प्रदेश गया था, तो तब भी मैं देख रहा था कि मैं वीडियोज़ ही बना रहा हूँ। तो शौक तो उसी समय से स्टार्ट हो गया था जब मैं घूमना स्टार्ट किया मम्मी के कुछ काम की वजह से। और उसके बाद फिर जब मैं, मतलब समझ लो हम जब डांस करते थे कॉलेज में, जब हम थे थिएटर्स जब हम करते थे, तब मैं अपने सारे डांस के ना म्यूज़िक को मैं खुद एडिट करता था। अच्छा। फिर डांस वीडियोस हो जाने के बाद जो भी रिकॉर्ड करता था उसको मैं शूट करके एडिट भी मैं ही करता था। तो थोड़ा सा सेंस वहीं से डेवलप होना स्टार्ट हुआ कि कहाँ पर क्या कट लगाना है, कहाँ पे थोड़ा फास्ट करना है, स्लो करना है। फिर इवेंचुअली वो वैसे ही, मतलब और ये भी चीज़ थी, जैसे मैंने बताया कि मेरे को ऑन कैमरा रहने का बहुत इंटरेस्ट था, क्योंकि मुझे एक्टिंग में जाना था। और उसके पहले जब मैं 10th 9th में था, तब मैंने शॉर्ट फिल्म्स में भी काम किया पहले काफ़ी। हाँ, तो लोकल हमारे यहाँ पे हुआ करते थे, अनुपम भार्गव करके एक हैं भैया। अच्छा। अब वो नहीं रहे वैसे, बट उस समय उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी फिल्म्स बनाई थी, शॉर्ट फिल्म्स बनाई थी। जैसे उनकी एक फिल्म आई थी एम्प्टीनेस करके, तो वो फीचर फिल्म ही थी, बट हाँ दैट वाज अ लॉन्ग टाइम अगो, और वो अब मतलब कोई रिलेटेबल स्टफ नहीं है अभी के हिसाब से तो। बट हाँ, वो मेरे को लगता है कि वो बिल्डिंग स्टेप था और एक स्टेपिंग स्टोन्स थे सारे चीज़ के लिए, कि अब जो भी मैं उस समय रैंडमली इधर उधर भटक के करते रहता था, तो आज वो सब चीज़ काम आ रही है साथ में। तो पहला कैमरा कौन सा था? सबसे पहला कैमरा मेरे पापा ने मुझे दिलाया था, जो कि था सोनी का A6000, बहुत रोग आके मतलब मिला था मुझे। वो भी मिररलेस था, पहला कैमरा ही मिररलेस? हाँ, पहला कैमरा मिररलेस नहीं, लेकिन मैंने जब यूज़ करना स्टार्ट किया था, जब मैंने अपना समझ लो पहला वीडियो बनाया था वो वॉन्डरलस्ट करके, तो मैंने उसको शूट किया था 600D से कैनन के, ठीक है। और मैंने मरीन ड्राइव में ही रह के पूरा फोटोज़ खींच के हाइपर लैप्स बनाया था उस समय। ओके। आज से 5-6 साल पहले। हाँ, तो उस समय वही सब शौक थे कि यार बढ़िया जाके कहीं पे भी बैठ के एक टाइम लैप्स लगाना है, 2-3 घंटे का टाइम लैप्स ले रहे हैं, वो भी एक बहुत ही बेसिक सा सनसेट। तो लगता था कि आज कुछ शूट कर लिए हैं, ऐसा लगता था। तो स्टार्ट वैसे हुआ था, फिर 80D यूज़ किया मैंने कुछ फ्रेंड्स का अपने। फिर उसके बाद जब ऐसा हुआ कि मैंने वेंडरलेस वाला मेरा जो वीडियो था वो मैंने पूरा 3 महीने में कंप्लीट किया था। अच्छा। और उसमें हुआ ये था कि जब मैंने स्टार्ट किया था तब मैंने 600D से स्टार्ट किया था, बट फिर ओवर द टाइम जब मैं बनाते जा रहा हूँ और मेरे को नीड पड़ा, बट फ्रेंड्स अवेलेबल नहीं थे, तो मैंने अपने फादर को बोला कि यार मुझे प्लीज़ एक कैमरा आप दिला दो ना, क्योंकि मेरे को बहुत प्रॉब्लम आ रही है। और मैं उस समय एकदम आँख से आंसू आ गया था मेरे। अच्छा। कि यार मेरे को बनाना है वीडियोस, लेकिन मैं बना नहीं पा रहा हूँ, मतलब ये सब प्रॉब्लम की वजह से। तो तब मेरे फादर ने मुझे दिलाया था, एंड तब उन्होंने ये बात भी कही थी कि अभी हमने तुम्हारे ऊपर 60,000 इन्वेस्ट किया है, नाउ इट्स अप टू यू कि आप इसको कितना जल्दी रिकवर करते हो। तो वो तब से मेरे दिमाग में फिर ये चीज़ आ गई थी कि यार हाँ, इसको अब मैं सिर्फ एज अ हॉबी या ऐसा पैशन से फॉलो नहीं कर सकता, मुझे इसको करियर तो बनाना ही है। तो पहला कमर्शियल प्रोजेक्ट? ओके, तो पहला कमर्शियल प्रोजेक्ट समझ लो आप ऐसा था कि 2 तरीके से मैं बताता हूँ इसको। एक तो जब मैं इस ट्रैवल इंडस्ट्री में नहीं आया था, तो उसके पहले जब मैं बताया था ना, जब मैंने शॉर्ट फिल्म्स किए और जब मैं थिएटर वगैरह करता था, तो तब मैंने ना एक नया रायपुर जब उस समय जब शुरू हुआ था, तो नया रायपुर को लेके एक ऐड बन रहा था, तो तब मैं वहाँ पे एज अ ऑन कैमरा एक मतलब एक्ट किया था। अच्छा। ये आई गेस 2012 या उसके और पहले की बात है, जब कोई बैंगलोर वगैरह की टीम आई थी
बहुत ही प्रोफेशनली वो लोग एकदम फुल LED लाइट वगैरह लगा के शूट कर रहे थे। अब समझ में आता है कि वो बहुत बेसिक सेटअप था, बट हाँ फॉर दैट टाइम इट वाज वेरी प्रोफेशनल। तो तब मुझे फर्स्ट 2000 रुपीज़ मिला था। अच्छा। तो वो मेरा पहला एकदम ऐसा हो गया था कि अरे वाह, इससे मैं अर्न कर लिया, तो बहुत बिग डील हो गई थी मेरे लिए। और उसके बाद फिर जब मैं अपने वीडियोस बनाना स्टार्ट किया, तो जब मैंने अपना यूट्यूब पे सेकंड वीडियो डाला था माउंट आबू वाला, अच्छा। उसके बाद मुझे ना एक कैलेंडर शूट के लिए एक फ्रेंड ने मुझे रीच आउट किया था कि मैं कैलेंडर शूट्स करता हूँ और मैं ईयरली अपने कैलेंडर फोटोज़ लॉन्च करता हूँ। तो 12 मॉडल्स के वो लोग शूट करते थे। अच्छा। ठीक है, तो दे वांटेड कि मैं 12 वीडियोस बनाऊँ अलग अलग उन मॉडल्स के साथ। तो वो मेरा पहला कमर्शियल था जिसमें मैं समझ लो बहुत ज़्यादा ठगा गया था। अच्छा। और बहुत ही गंदे तरीके से मैं अंडर पे हुआ था, बट दैट वाज अ एक्सपीरियंस जिससे मैं काम किया। और उस 3 महीने के स्ट्रेच में ना मेरा जो वीडियो क्रिएशन का जो प्रोसेस था ना वो और स्मूथ और बहुत फाइन हो गया। क्योंकि मैंने 12 वीडियोस बनाए थे उस 2 से 2.5-3 महीने में। और समझ लो इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस, क्योंकि मुझे ना था वो। बहुत प्रैक्टिस करना पड़ा। अलग अलग सिनेमैटिक शूट्स करता था मैं, मतलब मॉडल्स को ये सब, क्योंकि वो नया था। उसके पहले मैं सब ट्रैवल ही शूट कर रहा था। तो वहाँ से मैं जंप इन किया कमर्शियल्स में, मॉडल्स वगैरह का शूट करके। अच्छा। यस। और पहला फिर ट्रैवल वीडियो कौन सा था? पहला अगर ऐसे ऑफिशियल ट्रैवल वीडियो बोले तो माउंट आबू का था, जो मेरे चैनल पे जो 2nd नंबर का वीडियो है वो। अच्छा। हाँ। और गवर्नमेंट फंडेड वाला? गवर्नमेंट फंडेड वाला आई गेस नॉर्दर्न छत्तीसगढ़ था। अच्छा, जो मेरा मैनपाट पहला का था। जो है। मैनपाट का जो है, हाँ। उसके बाद फिर सतरंगा भी था, जबकि मैंने अपने चैनल पे पहले सतरंगा डाला है, उसके बाद मैंने नॉर्दर्न छत्तीसगढ़ डाला हुआ है। हाँ, यस। नॉर्दर्न छत्तीसगढ़ वाले में बहुत बजट था लगता है मेरे को, क्योंकि पूरे कारवार के साथ। हाँ, मतलब ऐसा था कि बजट मैं बोलूँगा कि जो एक्चुअली यहाँ पे जो हाँ, तो जैसे बजट की जो बात है, मैं क्योंकि खुद सुनते रहता हूँ कई बार कई लोगों से कि यहाँ के जो फोटोग्राफर्स या वीडियोग्राफर्स हैं, कई बार मुझसे पूछते हैं कि यार आप तो बहुत ही छापे थे उस समय, बहुत पैसा कमाए थे। तो ऐसा नहीं था। हाँ, आई अर्नड अ लिटिल बिट, बट उसमें ऐसा था कि मेरा पूरा फोकस उस समय ये था कि अगर मुझे एक अच्छा स्ट्रेच मिल रहा है बजट का, तो मेरा पूरा फोकस है कि मैं अच्छी टीम रखूं और अच्छा काम ही कराऊं। हाँ, तो जबकि मैं जिस बजट पे मैं काम किया हूँ, तो मैं उसका एक रेंज बता सकता हूँ कि जिस बजट पे मैं काम करता हूँ ना, उससे 3 गुना ज़्यादा बजट यहाँ पर लोग ऑलरेडी लेते हैं। तो अगर आप समझ लो कि अगर यूजुअली यहाँ के प्रोजेक्ट्स में आदमी अगर 8 से 10 लाख रुपए चार्ज कर रहा है, तो उसको मैं 130 मैंने चार्ज किया था। ओके। हाँ। और ऐसा भी सुनने में आता है कि यहाँ के लोकल लोगों को, जो लोकल फिल्म मेकर्स हैं, उनको गवर्नमेंट प्रोजेक्ट नहीं मिलते हैं डायरेक्टली, राइट, कहीं बाहर से मिलके फिर उनके थ्रू मिलते हैं। हाँ, हाँ। तो ऐसा भी हुआ है? यस, ऐसा भी हुआ है। मोस्टली इसमें जो मैं समझ पाता हूँ कि वो प्रॉब्लम कहाँ पर लाया करती है, वो ये कि इफ़ यू आर अ एस्टैब्लिश क्रिएटर, अगर आप एक एस्टैब्लिश क्रिएटर हो, तो आई थिंक कि आपको सबसे पहले फोकस करना चाहिए कि आपका जो कनेक्शंस हैं वो कनेक्शन और ब्रॉड हो। ठीक है। और दूसरी चीज़, इफ़ यू वांट कि आपको गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स मिलें, तो यू नीड टू हैव अ प्रॉपर लाइक रजिस्टर्ड फर्म। अगर आपकी रजिस्टर्ड फर्म है तो फिर आप उसको एम्पैनल करा सकते हो संवाद में, और इवेंचुअली फिर वहाँ से आपको काम मिल सकता है। अदरवाइज होता ये है कि मुंबई, दिल्ली, ये सब जगह की जितनी भी मतलब कंपनीज हैं, वो लोग यहाँ पर एम्पैनल्ड हैं संवाद में हमारे छत्तीसगढ़ के, और फिर काम उनको मिलता है, फिर वो हमको रीच आउट करते हैं और काम अल्टीमेटली हम ही करके देते हैं। तो ये कि हार्श रियलिटी है, बट अब यही है। तो गवर्नमेंट वालों को लोकल क्रिएटर्स को थोड़ा मदद करना चाहिए। एग्जैक्टली, मदद करना चाहिए। और मतलब मुझे लगता है कि जो पूरा ओवरऑल सिस्टम है ना, वो सिस्टम को ना थोड़ा सा अब अलग नज़रिए से देखना चाहिए। जैसे मुझे याद है जब मैंने जब नॉर्दर्न छत्तीसगढ़ फिल्म पे काम किया था, तब ऐसा हुआ था कि जो उस समय की जो मैनेजिंग डायरेक्टर थी टूरिज्म बोर्ड की, शी वॉज वेरी ओपन माइंडेड। तो उस समय की जो टूरिज्म की जो मैनेजिंग डायरेक्टर थी, वो इतनी ओपन माइंडेड थी कि उनका पहले से विजन बहुत क्लियर था कि यार मुझे ना कुछ भी ऐसे ट्रेडिशनल वर्क चाहिए ही नहीं, मुझे आप वही कंटेंट बना कर दो जो आप जिसमें माहिर हो। उन्होंने कंटेंट देखा हुआ था मेरा जशपुर का, तो उनको ये था कि आप 60 सेकेंड्स के मुझे ना जशपुर और मैनपाट के लिए 2 छोटे छोटे वीडियोस बना के दे दो। बट सिंस मुझे समझ में आया कि यार दिस इज़ द फर्स्ट टाइम अपॉर्चुनिटी जो अच्छे बड़े लेवल में मुझे मिल रही है, तो वाई नॉट टू मेक इट अ
ग्रैंड फिल्म टाइप का कुछ, क्योंकि दे हैव बजट एंड मेरे पास मेरा विजन है। तो मैंने वो छोटे छोटे 60 सेकेंड्स की वीडियो को कन्वर्ट किया कि मैंने उनको पिच किया कि मैम लेट्स मेक अ मूवी, एडवेंचर फिल्म बनाते हैं और फिर हम उसको अच्छे तरीके से प्रमोट करेंगे। तो शी अग्रीड, फिर हमने उस चीज़ को मतलब एग्जीक्यूट किया वैसे। अब इसमें मुझे लगता है प्रॉब्लम ये हुई कि जैसे ही उनका ट्रांसफ़र हुआ और जैसे ही एमडी चेंज हुए तो वापस से जो ट्रेडिशनल जो एक समझ लो अप्रोच है वो वापस से आ गई। अदरवाइज कोई भी रीच आउट नहीं करता अलग से किसी क्रिएटर को, जैसे मुझे तो रीच आउट हुआ था टूरिज्म बोर्ड की तरफ से, बट ऐसे जनरली वो लोग रीच आउट नहीं करते हैं। तो आई थिंक कि वही मैं कह रहा हूँ कि जो पूरा नज़रिया है ना वो बदलना चाहिए कि दे शुड हैव अ टीम जो ऐसे क्रिएटर्स को रीच आउट करे। अभी आई गेस कर भी रहे हैं, डीपीआर में हैं, जैसे आमना मीर मैम है, आई गेस दे आर डूइंग इट, बट स्टिल अभी भी काफ़ी गैप है मुझे लगता है जो भरना चाहिए किस तरीके से कि सही तरीके से आप पे आउट करो, बिकॉज गवर्नमेंट हैज़ द बजट, ठीक है। तो उनको क्रिएटर्स को अगर वो सही पे करेंगे तो बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जो अपना सब कुछ देने को तैयार है। भाई अगर मैं अभी कोई कमर्शियल काम कर रहा हूँ एंड आई एम अर्निंग $1 लाख, ठीक है, तो अगर मुझे वो चीज़ सेम अगर गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगी तो मैं अपना पूरा फोकस उस पर करूँगा। और उसे इवेंचुअली नेटिव होने का भी फ़ायदा होता है, नेटिव होने का भी फ़ायदा है, यू हैव लोकल कॉन्टैक्ट्स यू हैव, है ना। क्योंकि अभी जितने भी हमने जो भी काम किया है पुणे वगैरह की या मुंबई वगैरह की फर्म के साथ, तो उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहता है कि यार वी डोंट नो द लोकल्स। आप लोकल्स को जानते हो तो आप वहाँ पे जाके अच्छे से शूट कर सकते हो। तो यही चीज़ है कि गवर्नमेंट को ये चीज़ थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि जो काम उठा रहे हैं वो एक्चुअली में कर नहीं रहे और जो कर रहे हैं उनको डायरेक्टली मिल नहीं रहा है। तो ये गैप जो है आई थिंक कि मतलब किसी भी तरीके से वो गैप को फिल आउट करें। ऐसा नहीं है कि कोई भी क्रिएटर हो तो वो अपना रजिस्टर्ड फर्म को ही एमपैनल कराए, मतलब देयर शुड बी लाइक अ वे जिसके थ्रू आप लोगों को पता भी नहीं है, मतलब पता ही नहीं है एटलीस्ट उनको बैठाकर वर्कशॉप में समझाया जाए कि कैसे आप लोग बेनिफिट हो सकते हो। एग्जैक्टली हाँ। छत्तीसगढ़ में बात करें तो ट्रैवल वीडियोस की क्या स्कोप है? आई थिंक कि ट्रैवल वीडियोस की तो बहुत स्कोप है, अगर सही तरीके से अगर हम उसको एनविजन करके अगर प्रोड्यूस करते हैं कोई भी वीडियोस को तो बहुत स्कोप है। क्योंकि छत्तीसगढ़ ही ऐसी जगह है जो अभी तक उतना ज़्यादा बूम नहीं किया है। तो ट्रैवल वीडियोस का स्कोप पर्सनली मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा है एंड दैट टू अभी छत्तीसगढ़ ऐसे स्टेज पे आ गया है कि अब ना बस वो रफ्तार पकड़ने वाला है। अब हम बस 1-2 साल की बस देर है कि छत्तीसगढ़ थोड़ा एक्सपोनेंशियल वे में ग्रो करेगा। कब? जब कोई ऐसे बड़े क्रिएटर्स 1-2 बार अगर कोई आ गए, मतलब समझ लो आप 500 से 1 मिलियन फॉलोवर्स वाले अगर क्रिएटर्स आना स्टार्ट कर गए तो ये जगह विद इन लाइक मंथ्स बूम कर जाएगी। अब उसके लिए जो हमें जो तैयारी रखनी है वो ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल सतरंगा का भी एक बार लेते हैं। हमने सतरंगा का वीडियो बनाया, बहुत वायरल हुआ, बहुत पब्लिक आई। अब उतनी ऑडियंस या उतने कस्टमर्स आपके पास आ रहे हैं बट आपने उसको उस तरीके से मतलब अपने यूज़ में लाया नहीं, फ़ायदा नहीं उठा पाया आप उसका। तो प्रॉब्लम वही हो गई कि मैनेजमेंट वीक हो गया और समझ लो जो प्लेस थी वो और बद से बदतर हो गई, जबकि पहले बहुत ब्यूटीफुल पूरा एक्सप्लॉइट हो गया, वो पूरा एक्सप्लॉइट हो गई, ठीक है। लिटरिंग कर दी हर जगह जा जाके, और अब इवेंचुअली ऐसा हो गया कि अब मुझे ही कई बार लोग बोलते हैं, कमेंट्स में मुझे आते हैं कि भैया आप जो वीडियो दिखा रहे हो वैसा तो है ही नहीं वो। तो फिर मैं उनको समझाता हूँ कि जब मैं गया था तब वो वैसा था नहीं, तब बहुत ब्यूटीफुल था। तो ये एक ड्यूटी है मेरे को लगता है गवर्नमेंट की या बाकी वहाँ के लोकल्स की, कि अगर उनको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि अगर वहाँ पे कस्टमर्स या टूरिस्ट आ रहे हैं तो उनको उसको और डेवलप करना चाहिए। क्योंकि जितनी भी प्लेसेस हैं लोकल को भी ऐसा टीच करना पड़ेगा। राइट। तो जैसे बस्तर क्यों इन चीज़ों में एकदम आगे बढ़ रहा है, क्योंकि वहाँ पर सबसे जो क्रूशल एलिमेंट है वो है लोकल्स। तो वो लोग अनएक्सप्लोर्ड बस्तर लोकल्स को पकड़ के रखा हुआ है, तो वो लोकल्स के साथ ही काम करता है और उन्हीं को ही एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, इसीलिए वो वहीं पे हैं। और उससे कल्चर भी उनका इंटैक्ट हो रहा है, मतलब ऐसा नहीं हो रहा है कि प्रमोशन होने से कल्चर छुप रहा है, कल्चर भी बढ़ रहा है। तो ये आई थिंक कि अक्रॉस द छत्तीसगढ़ यही माइंडसेट लाना पड़ेगा, तब जाके जब अगर कोई बड़े क्रिएटर्स आके यहाँ पे अगर वीडियोस बनाते हैं और उनके वजह से अगर बहुत मतलब वॉक इन बढ़ता है किसी भी प्लेस का, तो हमको ये रेडी रहना पड़ेगा कि भाई यहाँ पर चीज़ें उतनी सेटअप हैं
और हम उस चीज़ का सही फ़ायदा उठाएंगे। जैसे कि लद्दाख है, जैसे तो लद्दाख पहले है, 10 साल पहले वहाँ कुछ नहीं कुछ था, भी नहीं था, राइट, बट वहाँ एयरपोर्ट है, प्रॉपर रिसाइकल सिस्टम है, राइट, हाँ, ठीक है, और लोगों को पता है कहाँ पे कैमरा निकालना है, कहाँ पे ड्रोन निकालना है, एग्जैक्टली, तो वो लोग इतने एडवांस हैं। अर्निंग की बात करें तो ट्रैवल वीडियोस में कोई क्रिएटर चालू कर रहा है तो कितना कमा सकते हैं? ट्रैवल वीडियोस में आई थिंक कि स्टार्टिंग अगर हम कोई भी अगर ट्रैवल वीडियोस में कर रहा है तो सबसे पहले तो एक माइंडसेट ये रखना पड़ेगा कि आपको एकदम स्टार्टिंग फेज में आपको बहुत एज सच अर्न नहीं होगा। आपको अर्न किस तरीके से हो सकता है कि अगर आप किसी भी रिजॉर्ट या किसी भी प्रॉपर्टी ओनर्स के पास जाके आप उनसे अगर ये कहो कि भाई मैं आपके लिए एक अच्छे स्टे में फ्री स्टे और फ्री फूड के लिए आई कैन प्रोड्यूस गुड कंटेंट फॉर यू, तो वही आपका पे है फॉर द इनिशियल, ठीक है। अगर आपको लगता है कि यू हैव अ प्रोफाइल, आपके पास अच्छी प्रोफाइल है पहले की, आपने कुछ काम किया हुआ है, तब यू कैन लाइक आस्क। तो आई थिंक कि जब अगर कोई भी व्यक्ति स्टार्ट कर रहा है तो इनिशियली पहले अपना माइंडसेट तो ये रखना चाहिए कि आपको एकदम अपफ्रंट तो आपको मिलेगा नहीं पे आउट, लेकिन अगर आप फ्री सर्विसेज देने के लिए रेडी हो कि अगर आप किसी प्रॉपर्टी में जाके प्रॉपर्टी वीडियो शूट कर रहे हो और आप वहीं पर रह के अपने ट्रैवल वीडियोस प्रोड्यूस करो, उस प्रॉपर्टी को भी दिखाओ, तो उससे फ़ायदा ये होगा कि जब कोई दूसरे प्रॉपर्टी ओनर्स या दूसरे मतलब लाइक पोटेंशियल कस्टमर्स अगर आपको देखेंगे तो दे माइट कॉल यू आउट फॉर अ फ्री स्टे। तो इस तरीके से, क्योंकि मेरे कई फ्रेंड्स हैं जो फ्री स्टे में ही पहले इनिशियली काम किए एंड नाउ दे हैव अ गुड प्रोफाइल, आप उनकी अच्छी प्रोफाइल है तो दे आर चार्जिंग एज वेल। तो जैसे कई बार मैं भी क्या करता हूँ, जैसे सतरंगा का एग्जांपल फिर से दूंगा मैं, हमने वहाँ पे कमर्शियल प्रॉपर्टी शूट किया, जो रिजॉर्ट ओपन हुआ था गवर्नमेंट का, हमने वो शूट किया और साथ में मैंने अपना व्लॉग भी बना लिया। तो दिस वाज द ओनली वे कि मैं अब, क्योंकि मैं अलग से अगर वहाँ पे जाता तो मुझे उतनी फैसिलिटीज़ नहीं मिलती, और मैं सिंस खुद गवर्नमेंट के काम के लिए गया हुआ था तो मुझे मिल गई। तो वैसे ही अगर आप किसी प्रॉपर्टी ओनर्स के लिए जाओगे तो वहाँ के लोकल्स, वहाँ के ओनर्स आपके साथ रहेंगे, तो दे विल हेल्प यू आउट। कि अब जैसे हम क्या करते हैं कि हम अगर किसी भी प्रॉपर्टी के लिए कोई वीडियोस बना रहे हैं तो व्हाट वी पिच देम इज कि हम आपकी प्रॉपर्टी को तो दिखाएंगे ही, आपकी प्रॉपर्टी के अराउंड जो मेन एरियाज़ हैं हम वो भी दिखाएंगे। तो अगर आपकी प्रॉपर्टी से 3 किलोमीटर में एक वाटरफॉल है, 10 किलोमीटर में एक मंदिर है, या 5 किलोमीटर में कोई भी चीज़ है, तो हम वो सब भी चीज़ें आपके दिखाएंगे। तो आई थिंक वो एक बहुत ही अच्छा तरीका है। जैसे एजेंसीज हैं बहुत सारी, और बोला जाए कि ब्रांड्स हैं, इनको कैसे पिच आउट करना है, या फिर ये हमको करते हैं, क्या होता है यहाँ पे? इसमें भी दो भाग पे अपन इसको करते हैं। ऐसे बहुत सारी एजेंसीज हैं, ठीक है, जो एज अ मीडिएटर काम करती है ब्रांड्स के लिए, ठीक है। तो वो आपको रीच आउट करेगी, आपका कॉन्टैक्ट और ईमेल वगैरह रखेगी अपने साथ, एंड वो आपसे ये पहले डिटेल्स लेगी कि आपके फॉलोअर्स कितने हैं। फॉर एग्जांपल आपके 10,000 फॉलोअर्स हैं या आपके 1 लाख फॉलोअर्स हैं, तो आपको कैटेगरी वाइज आपको डिवाइड करेगी। तो नाउ दे हैव द डेटा, उनके पास वो डेटा रहता है कि भाई मेरे पास 10,000 फॉलोअर्स वाले ये 100 लोग हैं, 1 लाख वाले 50 लोग हैं, ठीक है। तो जब भी कोई ब्रांड उनके पास आता है तो वो फिर उस ब्रांड को ये अपडेट करते हैं कि हमारे पास ये क्रिएटर्स की लिस्ट है, ठीक। तो ऐसे एजेंसीज के साथ टाई अप में रहना मुझे लगता है कि एक तरीके से थोड़ा बेनिफिशियल है, बट आई थिंक उतना बेनिफिशियल नहीं भी है, क्योंकि अल्टीमेटली ये होता है कि मोस्ट ऑफ देम डोंट पे यू। तो अभी लोकल मैं जो देखता हूँ यहाँ पे जितने भी रायपुर के या बिलासपुर के जो क्रिएटर्स हैं, जो छोटे मोटे ऐसे ब्रांड्स के साथ मामा अर्थ या ये सब का जो प्रोडक्ट्स उनको मिलता है और उसका वो जो कर रहे हैं, तो दे आर नॉट गेटिंग पेड एट ऑल। तो मुझे पेड वेरी लिटिल, दे डोंट पे यू, अच्छा, दे जस्ट सेंड यू द स्टफ। वो लोग आपको सिर्फ वो 1,500 रुपये या 2,000 का वो प्रोडक्ट भेजेंगे एंड बोलेंगे कि आपको एक रील बनानी है और आपको एक स्टोरी बनानी है। अब इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि जब जिस तरीके से आप उस टाइप की वीडियोस बनाना स्टार्ट कर देते हो तो आपको बड़े ब्रांड्स पे रीच आउट शायद ना करें। ओके, फॉर एग्जांपल मैंने अभी मामा अर्थ का नाम ले लिया, जो कि एक अपने में ही अच्छा एस्टैब्लिश ब्रांड है, बट ऐसे बहुत सारे लोकल ब्रांड्स भी आते हैं, तो वो आपके साथ फिर दूसरे ब्रांड्स आपके साथ बहुत जल्दी नाम नहीं जोड़ेंगे अगर आप ऐसे छोटे छोटे ब्रांड्स के साथ आप भरे पड़े आपकी रील्स। और वो एक तरीके से फिर ऑडियंस को भी इफेक्ट करता है कि यार इसके हर दूसरी रील सिर्फ प्रमोशनल वीडियोस ही है। तो और मैं इस चीज़ को इसलिए फॉलो नहीं करता हूँ, मैं हार्डली अपने किसी पेज पे कोई भी ऐसे प्रमोशनल कंटेंट डालता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अभी जिस ग्रोइंग स्टेज पे मैं हूँ, मैंने जब अभी स्टार्ट किया हुआ है, तो उस फेज़ में मुझे लगता है कि मुझे ज़्यादा वैल्यू देना चाहिए अपनी ऑडियंस को और उन पे फोकस करना चाहिए, रैदर देन कि मैं किसी के प्रोडक्ट्स को मैं पिच करूँ। और दूसरा होता है कि अगर आप अपनी प्रोफाइल बनाते हो लिंक्डइन में, बहुत अच्छी प्रोफाइल, तो लिंक्डइन इज़ अ वेरी लाइक गुड प्लेटफॉर्म जहाँ पर आपको एकदम सही लोग मिल सकते हैं। जितने भी PRs होते हैं,
एक तो मैं एजेंसीज की बात कर रहा था, अब इसके बाद होते हैं पीआरस, ठीक है, जो कंपनी हायर करके रखती है, जो कंपनी हायर करके रखती है। तो पीआरस हो गए या एचआर टीम से जितने भी लोग हैं, तो वो सारे लोग आपको पाए जाएंगे कहाँ, लिंक्डइन में। ओके। तो अगर आपकी प्रोफाइल बहुत ही स्ट्रांगली बिल्ड है लिंक्डइन में, तो जो एकदम डायरेक्ट कनेक्शन है दैट यू कैन गेट डायरेक्ट कनेक्शन विद द ब्रांड, ठीक है। तब आपको कोई मीडिएटर की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे जब मैं सिंगापुर और वियतनाम गया था, तो मैं सिर्फ एक गुड क्वालिटी कंटेंट क्रिएटर के बेसिस पे गया था। मेरे पास कोई नंबर्स नहीं थे उस समय। तो अ फ्रेंड ऑफ माइंड स्वाति हरिहरन, वो बैंगलोर बेस्ड है, तो शी हैड गुड नंबर्स, मतलब उसके 100K एंड 50K फॉलोअर्स थे यूट्यूब पे, और 100K थे ऐसे इसमें इंस्टा पे। तो ऐसा हुआ था कि शी गॉट द अपॉर्चुनिटी एंड उसने मुझे रीच आउट किया कि वुड यू लाइक टू ज्वाइन। ओके। तो फिर मैंने उसको ज्वाइन किया था उस पूरे ट्रिप में। तो हमने, समझ लो आप, वियतजेट एंड GT हॉलीडेज, इनके साथ हमने कोलैबोरेशन किया था। तो उस समय जो मेरी इनसाइट थी, जो मुझे सीखने को मिला था, वो ये मिला था कि अगर आपके पास अच्छे नंबर्स हैं तो वो तो एक बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन आपके पास अच्छे कनेक्शंस होने चाहिए पीआरस के, या आपकी प्रोफाइल अच्छी होनी चाहिए लिंक्डइन में, क्योंकि लिंक्डइन से ही वो लोग खोज पाएंगे आपको। Okay. आप उनको कितना ही DM कर लो, आपको कोई आगे से रिस्पॉन्स नहीं देने वाला। मेल वगैरह डालने से भी बहुत ऐसा सच नहीं आएगा। अब मेल भी अगर आप डालते हो तो आपको सही पर्सन को डालना पड़ेगा। जैसे एक एक्सपीरियंस मुझे याद है, मुझे इनक्रेडिबल इंडिया की तरफ से एक मेल आया था कि उनको मेरे मनाली वाले कुछ शॉर्ट्स थे जो मैंने रील पे डाले थे, वो उनको पसंद आए एंड दे वांटेड कि हम उसको बाय करना चाहते हैं, क्योंकि उस समय वो लोग कुछ मॉनसून का वीडियो बना रहे। तो तब मेरी बात हुई, और अब मुझे उस समय ये समझ में नहीं आया कि मैं वो जो फुटेज अपने सेल करने वाला हूँ वो किस तरीके से सेल करूँ। तो फिर मैंने अपने ब्रदर हैं सलमान, मैंने उनसे बात की एंड उन्होंने मुझे एक बहुत ही अच्छा सजेशन दिया, जो बहुत ही लर्निंग कर्व था मेरे लिए, कि अशांत तू सबसे पहले ये देख कि उस ट्रिप में जाकर तेरे कॉस्ट कितना आया था। हाँ। मैं समझ नहीं पा रहा था ना कि मैं प्राइस क्या रखूँ उस फुटेजेस का। तो आप देखो कि आपने कितना ट्रैवल किया है, ठीक है, उस ट्रैवल का कॉस्ट क्या था, स्टे का कॉस्ट क्या था। अब आपको लगता है कि हाँ यार मेरा टोटल खर्चा तो वहाँ पे 15-20 हज़ार हो गया था, ठीक है। तो आप समझो कि एक तो आपका वो रेट बन गया कि यू कैन चार्ज लाइक 15 से 20,000 देयर। अगर आपको लगता है कि आपने कुछ और ही हाई क्वालिटी शूट किया है या आपके पास बहुत अच्छा कंटेंट है, तो आप उससे बढ़ा भी सकते हो। तो फिर मैंने उनको अराउंड रफली उतना ही कुछ चार्ज किया था एंड दे वर रेडी, मतलब वो लोग पे करने के लिए एकदम से अपफ्रंट रेडी थे। तो मुझे समझ में आया कि अच्छा, अगर मैं और हाई भी अगर रखता तो भी शायद प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि जो बड़े ब्रांड्स होते हैं ना, दे आर प्लेइंग इन लाइक दिस लेवल, ठीक है, और हम यहाँ पे हैं, तो हम यहाँ पर भी कभी मुंह खोलते हैं ना तो हमको लगता है कि अरे यार ज़्यादा तो नहीं बोल दिया, बट उनको वो ऐसा नहीं शो करेंगे कि अरे हाँ लो इतने में तो आप आराम से मैं कर लूँगा। वो आपको वही फील कराएंगे कि नहीं भाई तुम ज़्यादा चार्ज कर रहे हो। ऑल्दो इनक्रेडिबल इंडिया के साथ ऐसा हमारा वो हुआ नहीं था, बट समझ में आया कि हाँ वो लोग बहुत बड़े नंबर्स पे खेलते हैं। अब इंस्टाग्राम में वीडियोस बनाने के लिए क्या करना होता है हाई क्वालिटी वीडियोस के लिए? इंस्टाग्राम में आई थिंक कि अगर हम कोई भी कंटेंट शूट कर रहे हैं, 4K में आप शूट करो, ठीक है, शूट इन 60 फ्रेम्स और 100 फ्रेम्स जो भी है, और आपका सबसे इम्पोर्टेंट है फोकस। अगर आप कोई भी शॉट ले रहे हो वहाँ पे, तो वो फोकस बहुत ही उसका शार्प होना चाहिए, ठीक है। सही एपर्चर आप यूज़ करो, सही एपर्चर यूज़ करोगे तो सही मतलब डेप्थ ऑफ फील्ड आएगी जो उस पर्टिकुलर सीन के लिए रिक्वायर्ड है। और फिर बाकी आप अच्छे से कलर करेक्शन करो, है ना, ओवर ग्रेडिंग मत करो कुछ भी कि पिक्सल्स फटे या ग्रेन्स आए, और सही शार्पनेस यूज़ करो, सही शार्पनेस के टूल्स जो हैं वो आप यूज़ करो। और फिर इवेंचुअली जब आप उसको एक्सपोर्ट कर रहे हो तो एक्सपोर्ट इट इन 1080p 30, मतलब आप फुल HD में ही उसको एक्सपोर्ट करो 30 फ्रेम्स पर सेकेंड पे, बिकॉज इंस्टाग्राम वही रेजोल्यूशन को अग्री करता है। अच्छा। मतलब अगर अपन ऑफिशियल वेबसाइट में जाएंगे इंस्टाग्राम की, तो इंस्टाग्राम ने खुद मेंशन किया हुआ है 24 FPS पे नहीं, 24 FPS पे नहीं, 30 FPS पे ही आप एक्सपोर्ट करो, उसी से ही एक थोड़ा स्मूथनेस जो है वो आता है। फिल्म्स के लिए तो नो डाउट 24 इज द बेस्ट, बट 30 FPS इज द बेस्ट फॉर इंस्टाग्राम रील्स। और इंस्टाग्राम को वो चीज़ नहीं चाहिए, मतलब इंस्टाग्राम यूट्यूब से एकदम अलग है। तो इंस्टाग्राम उसको खुद कंप्रेस करेगा, तो इंस्टाग्राम कंप्रेस करे, इससे बेटर है कि आप उसको कंप्रेस करो। क्या इंस्टाग्राम अभी आपको उतना ही पसंद है जितना 10 साल पहले था या 5 साल पहले था? इंस्टाग्राम ने पसंद है क्योंकि हमको इसी में ही काम करना है, बट फिर मैं जितना भटक जाता हूँ ना, उससे मुझे लगता है कि यार कुछ और ऑप्शन होना चाहिए। मतलब अभी इंस्टाग्राम में कैसा हो गया कि इतने सारे क्रिएटर्स हैं कि
मोस्टली सबका पर्पस गायब हो चुका है। मतलब जो भी अब इंस्टाग्राम में आ रहा है, दे डोंट हैव एनी पर्पस। मतलब मैं मोस्टली, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोगों की बात कर रहा हूँ। तो उससे होता ये है कि जो विदाउट एनी पर्पस कूद गए हैं रील्स बनाने के लिए, तो वो कुछ भी रैंडम बना रहे हैं एंड वो मेरी फीड में आ रहा है। और अगर आपने एक बार उसको 10 सेकंड 20 सेकंड के लिए देख लिया, तो उसके बाद अगली रील भी कुछ सिमिलर ही देगा वो। तो ये आई थिंक कि एक ही बहुत ज़्यादा ना डिस्ट्रैक्टिंग एलिमेंट है इंस्टाग्राम का, जो कि किसी तरीके से उसको कम करना चाहिए। बट वही है कि हर आदमी ग्रो करना चाहता है, तो चाहे वो उतना थॉटफुल क्रिएटर हो या ना हो, उसको ग्रो करना है, उसको पैसा कमाना है। और अगर उसको दिख रहा है कि भाई मुझे इंस्टाग्राम में सक्सेस मिल जाएगा, तो वो तो डालेगा। अब ये आपके ऊपर है और मेरे ऊपर है कि हम कितना अपने आप को उस चीज़ से बचा सकते हैं। तो अब ये एक चीज़ तो है ही, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर मैं भी इंस्टाग्राम पे हूँ, तो मैं हूँ ताकि मुझे ग्रोथ मिले और इवेंचुअली मैं जो चीज़ कर रहा हूँ उसमें मैं सस्टेन कर पाऊँ। तो वैसे ही बाकी क्रिएटर्स भी हैं, तो हम रिस्पेक्ट करते हैं सारे क्रिएटर्स की, बट आई फील कि हर क्रिएटर्स को थोड़ा सा एक बार रिफ्लेक्ट करना चाहिए अपने वैल्यूज़ पे और उन चीज़ों में कि वो क्या दे रहे हैं सोसाइटी को। इंस्टाग्राम कम यूज़ करके भी एक अच्छा क्रिएटर बन सकते हैं? डेफिनेटली हाँ, क्योंकि मैंने मतलब ऐसा हुआ है कि अगर मान लो मैंने एक वीकली कोई भी कंटेंट का लाइनअप मैंने बना लिया है। फॉर एग्जांपल मुझे सिर्फ रील्स ही बनानी है, मुझे यूट्यूब वीडियोस बनाने ही नहीं है। तो अगर मैंने संडे को बैठ के 5 अच्छी रील्स बना ली, मैंने उसको स्केड्यूल कर दिया, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ठीक। अब मैं इंस्टाग्राम को अपने एकदम नोटिफिकेशंस, मेरा वैसे भी नोटिफिकेशन ऑफ रहता है, कभी भी आता नहीं है नोटिफिकेशन, तो नोटिफिकेशन ऑफ है, कुछ आ नहीं रहा है, ठीक है। और मेरे पोस्ट अपने आप स्केड्यूल्ड हैं, तो वो पोस्ट होते जा रहे हैं। तो अगर कभी कभार मुझे लग रहा है कि मैं इंस्टा चेक करूँ तो ठीक है, अदरवाइज मैं नहीं करता। फिर ये मैं अपना बता नहीं रहा हूँ, मैं इंस्टा तो कभी कभी चलाते ही रहता हूँ, बट मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई व्यक्ति इंस्टाग्राम नहीं भी यूज़ करता है, तब भी दे कैन सस्टेन। आईफोन, इंस्टा 360 या फिर गोप्रो, तीनों में से कौन सा? आई थिंक कि गोप्रो या इंस्टा 360 का जो एस प्रो आता है वो भी गोप्रो ही मतलब कैटेगरी? हाँ, वो भी गोप्रो कैटेगरी में। हाँ, मतलब मैं टू बी स्पेसिफिक बता दिया मैंने, बट हाँ, तो 360 और गोप्रो और आईफोन में बेस्ट मुझे ये इसलिए लगता है क्योंकि पहला उसका प्लस पॉइंट ये है कि यू हैव अ सेपरेट डिवाइस टू शूट। अभी आपको आपके फ़ोन से ही शूट नहीं करना है, जिसको आपको कॉल भी करना है, ठीक। तो एक तो बैटरी आपकी बचाएगा और आपका फ़ोन आपके अलग यूज़ के लिए रहेगा। सेकेंडली 360 में जो प्रॉब्लम होती है कि यू हैव टू सिट एंड आपको वो 360 वीडियो को पहले उसके खुद के सॉफ्टवेयर में पूरा एडिट करना पड़ेगा, की फ्रेमिंग करनी पड़ेगी, उसको पूरा सेट करना पड़ेगा, तो वो भी एक लेंदी प्रोसेस है, तो इसलिए वो भी थोड़ा पीछे हो गया। तो आई थिंक कि इन सारी चीज़ों के बीच में ना ये एक बहुत ही स्वीट स्पॉट है, क्योंकि अगर मैं इससे शूट कर रहा हूँ तो इसके खुद के सॉफ्टवेयर हैं, क्विक गोप्रो का या इंस्टा 360 का, जिससे वो खुद ही एक रील बना के दे देता है आपको। तो आई थिंक कि उस तरीके से गोप्रो इज़ द बेस्ट एज ऑफ नाउ। और ड्रोन या फिर FPV? ड्रोन एज ऑफ नाउ, इसलिए क्योंकि जब हम स्टार्ट ऑफ कर रहे हैं तो FPV थोड़ा सा मतलब ट्रिकी है काफ़ी। अगर कोई भी पर्सन अवाटा या अवाटा 2 लेता है तो नो डाउट वो आराम से सीख जाएगा उसको उड़ाना। बट अगर मैं अपने स्टैंड पॉइंट से देखूँ, एकदम फिल्म मेकर वाले स्टैंड पॉइंट से, तो मुझे लगता है कि जो स्टेबल ड्रोन्स हैं जैसे मैविक 3 या मैविक 2, मैं देखूँ पूरे प्रॉपर कंटेंट क्रिएशन के हिसाब से, आई थिंक कि जो स्टेबल ड्रोन्स हैं ना, जैसे मैविक 3 या Air 2S, इस टाइप के जितने भी ड्रोन्स हैं, वो बहुत क्रूशियल है आपकी स्टोरी टेलिंग के लिए, क्योंकि आप सारे शॉट्स ऐसे डाइव करते हुए नहीं डाल सकते। यू नीड अ स्टेबल शॉट। नो डाउट आई गेस अवाटा में भी होता है वो चीज़, बट स्टिल मुझे लगता है कि जो स्टेबिलिटी Air 3 या Air 2S और इस टाइप के जो ड्रोन्स देते हैं ना, वो बहुत ही नीडेड है मुझे लगता है किसी भी कंटेंट क्रिएटर के लिए। तो आई थिंक मैं तो ये कहूँगा कि अगर कोई भी पहला अपना ड्रोन ले रहा है तो उसको इस टाइप का ड्रोन लेना चाहिए, ताकि वो उसमें हाथ बैठाए अच्छे से, स्पोर्ट्स मोड में हाथ बैठाए अच्छे से, सारी चीज़ें करें। और कोई भी अगर किसी की चीज़ के बीच से जाना है ड्रोन को, तो वो सब प्रैक्टिस वगैरह करे और एक सेंस डेवलप करे फ्रेमिंग का, कंपोजिशन का, ये सारी चीज़ें पहले वो समझे। क्योंकि FPV अगर आप उड़ा रहे हो तो आप बहुत ज़्यादा कंपोजिशन का ध्यान नहीं रखते हो। FPV वही उड़ाएगा जो मतलब मैविक ले चुका है, तो जो ले चुका है, हाँ। और FPV के लिए फिर ये भी है कि आप सिमुलेटर वगैरह जैसे कोई गेम्स हैं, तो आप उसमें पहले प्रैक्टिस करो अच्छे से, और उसमें जब आप अच्छे 100 क्रैशेस कर चुके हो, फिर यू कैन लाइक स्टार्ट ऑफ विथ एक्चुअल FPV। अब प्रमोशन की बहुत अच्छी चीज़ तो पता है हमको, ठीक है, उनका बिजनेस बूस्ट हो जाता है। इसकी नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है? लाइक आप कोरबा का आपने बोला था कि वीडियोस आपने बनाया था जो बहुत बूस्ट किया था,
इसके निगेटिव इम्पैक्ट्स क्या है? नेगेटिव इम्पैक्ट्स ये हैं कि सही नॉलेज नहीं देना वहाँ के लोकल्स को कि भाई देखो हम यहाँ पे टूरिज़्म पे हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। अगर मैं वहाँ के सही लोकल्स को मैं इन्फॉर्म नहीं करूँगा या उतना जागरूक नहीं करूँगा कि किस तरीके से ये पूरा इकोनॉमी वर्क करता है, तो जो लोकल है वहाँ का उसको समझ ही नहीं आएगा कि इतने टूरिस्ट आ रहे हैं तो मैं इनके साथ क्या करूँ। अगर उनको सही शिक्षा दी जाएगी कि भाई अगर टूरिस्ट आ रहे हैं तो आप उनको क्या चीज़ आप दे सकते हो जिससे आपका एम्प्लॉयमेंट बढ़े, तो आप इवेंचुअली अपना ही इनकम सोर्स बढ़ा सकते हो। तो आई थिंक कि एक नेगेटिव पॉइंट है कि कई प्लेसेस में ये चीज़ नहीं होती है। तो वहाँ के जो टूरिस्ट होते हैं जो वहाँ के जो लोकल्स होते हैं वो थोड़े रिजर्व मेंटालिटी के होते हैं। बट अगर अब यही हम मेघालय या ऐसी किसी नोन अच्छी प्लेसेस जाएंगे तो वहाँ के टूरिस्ट बहुत ही ज़्यादा ओपन होते हैं कि वो आएंगे आपके पास एंड दे आर रेडी टू गिव यू सर्विसेज। तो एक ये पॉइंट है। दूसरा कि बहुत ही स्ट्रिक्ट वो होना चाहिए रूल्स कि अगर आप किसी भी प्लेस जा रहे हो तो यू शुड हैव सिक्योरिटी गार्ड्स या ऐसे लोग जो वहाँ की उस प्लेस की पूरी देखभाल करें। केयर टेकर्स होने चाहिए और ऐसे लोग हों जो उस जगह को वैसे ही बना के रखें जैसी वो है। क्योंकि ये सिर्फ हमारे लिए नहीं, आने वाले अभी 100 साल बाद भी जो लोग आएंगे तो उनके लिए भी वो वैसे ही रहनी चाहिए। और हाँ, तो ये आई थिंक कि एक नेगेटिव पॉइंट है कि प्लेसेस बहुत ही वायरल हो जाती हैं, बूस्ट हो जाती हैं, उसके बाद फिर उनका कोई महत्व नहीं रहता है, फिर वहाँ पे लोग जाते नहीं हैं। जैसे हमारे बिलासपुर से ही बहुत नियर बाय में एक प्लेस है औरा पानी। मैं गया भी नहीं था वहाँ पे और मुझे सुनने में आया कि वहाँ पे बहुत ही प्यारा सा वाटरफॉल है, थोड़ा सा बांध टाइप का है और बहुत ही नेचर वाली प्लेस है। बट फिर जब मैं एक दिन प्लान कर रहा था तो मुझे ही मेरे कुछ लोकल फ्रेंड्स ने मुझे बताया कि अरे भाई वहाँ पे आप मत जाओ, बहुत ही ख़राब सी प्लेस है और वहाँ पे चोरी वोरी हो जाती है और कुछ गलत इंसिडेंट्स भी हुए हैं। तो आई थिंक कि वही लगता है मुझे कि अगर ऐसी अच्छी अच्छी प्लेसेस हैं हमारे पास तो उसको बहुत ही कंजर्व तरीके से और बहुत ही अच्छे तरीके से बनाना चाहिए। हाँ, इसमें ये एक चीज़ ज़रूर है, मैं इसमें ये नहीं कहूँगा कि अगर कोई नेचर वाली प्लेस है तो वहाँ पे मैं ये नहीं सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप वहाँ पे जाके ब्रिज बना दो या जो ट्रेल है, जो नेचर वॉक वाला ट्रेल है, आप उसको पूरा रोडवेज बना दो और गाड़ी वाड़ी ले जाओ, स्टॉल्स लगा दो, एंट्री गेट बना दो, ये सब चीज़। या फिर हाँ, मतलब जहाँ पे पब्लिक अभी इंजॉय कर रही है, जो मेन हॉटस्पॉट है, वहाँ पे रिजॉर्ट बना दो। बट आई थिंक जैसे इसका मैं एग्जांपल देता हूँ, जब हम जशपुर गए हुए थे और उसके अलावा जब हम समझ लो ढोलकिल पहाड़ चढ़ रहे थे, ठीक है, बस्तर का, जशपुर का जब हम थे वहाँ पे, तो जब हमने पहली क्रिएटर्स मीट की थी वहाँ पे, तब उस समय दनगरी वाटरफॉल एक बहुत ही फेमस वाटरफॉल है वहाँ का, ठीक है, वो 3-4 स्टेप्स में गिरता है। तो समझ लो आप उसका ना 3-4 किलोमीटर का, 3-4 नहीं, आई गेस 2 किलोमीटर के आसपास का पूरा ट्रेल है जो आप पूरा जंगल से होके जाते हो, ठीक। अब जब हम फर्स्ट टाइम जब वहाँ पे गए थे तो वो पूरा जंगल का ट्रेल था, बीच में एक थोड़ा स्ट्रीम ऑफ वाटर आ रहा है, नदी आ रही है, हम उसको क्रॉस करके जा रहे हैं, तो वो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। जब मैं नॉर्दर्न छत्तीसगढ़ के लिए गया 1.5-2 साल के बाद, तो मैं देख रहा हूँ कि वहाँ पे बीच में ब्रिज आ गया है बीच में, ठीक है, और थोड़ा बहुत रोड बढ़िया बना दिए। तो नो डाउट वो चीज़ ईजी तो ज़रूर हो गई टूरिस्ट के लिए, बट जो उसका जो एसेंस था कि जो आइसोलेशन वहाँ पे आपको मिलता है उस जगह पे जाके, अब वो उतना नहीं रहा। अब हो सकता है कि ओवर द टाइम उस जगह के जस्ट पहले तक के फेंसिंग लगा दें और बहुत ही स्पॉट्स बना दें, फिर आप बस उसको वहीं से देखो, तो फिर वो बन गया बस एक टूरिस्ट स्पॉट। तो मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ का जो स्पेशलिटी है अभी वो यही है कि यहाँ पे टूरिस्ट स्पॉट्स नहीं है एकदम, वो एक्चुअली में एक नेचर की प्लेस है, रॉ है। हाँ, वो रॉ है। तो आई थिंक कि अब जो अगर अपन उसको कर रहे हैं तो सबके गलतियों को सुन के, देख के, समझ के ही इम्प्लीमेंट करें हमारे यहाँ के डेवलपमेंट में। अब जैसे कोई ट्रैवल वीडियोस बनाना अपना स्टार्ट करना चाहता है, हाँ, प्रोसेस तो बहुत ही मतलब कहा जाए पहले पता नहीं रहता कि करना क्या है। हाँ, आप कैसे करते हो, स्क्रिप्ट कैसे लिखते हो, या फिर वीडियो को क्या बोला जाए नरेट कैसे करते हो आप? तो सबसे पहले मैं अगर किसी भी प्लेस में अगर है जहाँ जाने वाला हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मेघालय का एग्जांपल लेते हैं, तो मैं पहले थोड़े बहुत विजुअल्स गो थ्रू करता हूँ उस प्लेस के, गूगल रिसर्च करता हूँ कि जो आइटनरी है वहाँ पर क्या क्या प्लेसेस हैं, उसके कुछ यूट्यूब वीडियोस वगैरह देखता हूँ कि कैसे मतलब जगह कैसी है, क्या क्या है। फिर मैं ना सबसे पहले जाता हूँ आर्ट लिस्ट में और वहाँ से मैं म्यूज़िक सुन के पूरी इमेजिन करता हूँ कि ओके ठीक है, अगर वाटरफॉल है तो वाटरफॉल में क्या अच्छा लग सकता है, अगर हम मान लो हम एयरपोर्ट से एंट्री कर रहे हैं तो एयरपोर्ट से एंट्री के वक्त कैसा वाइब रह सकता है,
ठीक है, या स्टेशन से अगर एंट्री कर रहे हैं उस जगह में तो क्या वो हो सकता है। जब हम स्टेशन से या समझ लो गुवाहाटी से एक सिटी से हम प्रॉपर नेचर वाली जगह में ट्रांजिशन हो रहे हैं तो कैसा फील आ सकता है, तो म्यूज़िक क्या हो सकती है, तो चेंज ऑफ म्यूज़िक क्या क्या हो सकता है उस तरीके से। तो मैं वैसे सुन के मैं म्यूज़िक पहले से निकाल लेता हूँ, मैं एक फोल्डर्स बना लेता हूँ कि ठीक है एंट्री में मैं ये डाल सकता हूँ, और अगर मुझे लगता है कि 30 या 50 सेकंड का मैं एक पूरा इंट्रो बनाने वाला हूँ ट्रेलर टाइप का, तो उसके लिए मैं क्या रखूँगा, वो सब चीज़ें। और आई थिंक कि अब इतना हैबिट हो गया है कि मुझे पता रहता है कि अगर किसी भी जगह को मैं जा रहा हूँ तो अपने अंदाज में किस तरीके से पेश करना है। तो मैं ना बैठे बैठे मैं जब भी कोई आइडियाज़ आते हैं तो मैं वॉइस नोट रिकॉर्ड कर लेता हूँ, और मैं अपना ही एक ऐसी ग्रुप बना के रखा हुआ हूँ जिसमें मैं सारे रैंडम थॉट्स को मैं वॉइस नोट बना के मैं डाल देता हूँ। फिर उसको बाद में बैठ के मैं स्क्रिप्टिंग कर लेता हूँ कि लिख के नहीं रखते। मैं लिखता हूँ लेकिन मैं पहले वॉइस नोट बनाता हूँ, क्योंकि जो एक्सप्रेस कर सकता हूँ जिस तरीके से मैं, और जिस अंदाज में मुझे वो बयां करना है अपने वीडियोस में, वो वॉइस नोट के थ्रू ही आता है। मतलब मैं लिखता हूँ कई बार ऐसे बैठ के, मतलब मैं अभी बता रहा हूँ, अगर मैं आपको अगर दिखाऊँ तो मेरे पास नोट्स में मैं कीप नोट्स और गूगल नोट्स मतलब सॉरी एप्पल नोट्स में दोनों यूज़ करता हूँ, और वो इतने सारे नोट्स भर गए हैं ना, मतलब इतने सारे स्क्रिप्ट्स पड़े हुए हैं कि मेरे को लगता है कि मैं कभी उसको शूट कर भी पाऊँगा कि नहीं। अगर मैं अभी आपको ऐसे रैंडमली अगर मैं बताऊँ तो जैसे एक है मेरा स्क्रिप्ट की गो टू माउंटेन्स एंड स्पेंड मंथ्स एंड मंथ्स, ठीक है, और वहाँ पर जो भी कंटेंट निकल के आएगा वो बनाओ अपना नेचुरल, ठीक है। और मैं बताता हूँ कुछ है काफ़ी, मतलब मैंने कुछ ना एकदम थॉट प्रोवोकिंग स्क्रिप्ट्स लिखी हुई है। मैंने एक अपनी स्क्रिप्ट लिखी है फादर को लेके, जब 2020 में, अगर शायद मे भी किसी को नहीं पता होगा तो मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे 2020 में। तो मैंने उस समय का जो भी फेज़ था, जो डाउनफॉल आया था, उसके बाद फिर काफ़ी मैं लिखने भी लगा था। तो कुछ चीज़ें मैंने ऐसे पोएम्स और ऐसे छोटे छोटे मैंने स्क्रिप्ट्स लिखे हुए हैं, तो होपफुली कभी इंशाल्लाह उसको भी बनाऊंगा आगे जाके। तो उनमें से जैसे कुछ है, जैसे कि फेस्टिवल सेलिब्रेटेड फॉर 75 डेज लॉन्ग, ये एक स्क्रिप्ट है बस्तर दशहरा के लिए। आपको क्या लगता है कि आपको कितना समय मिलेगा हर जगह पे, ठीक, तो आप वो देख के आप सबसे पहले म्यूज़िक निकालो, क्योंकि म्यूज़िक से आपको पूरा एक वाइब पता चलेगा कि वाइब कैसी आ रही है और किस पेसिंग में मुझे बोलना है। अगर मैं अभी बात कर रहा हूँ अपने व्लॉग में कि हेलो गाइस, तो अभी मैं यहाँ पर आ गया हूँ और बहुत ही अच्छा वाटरफॉल है, बट वाटरफॉल को मेरे को बताना है कि हेलो गाइस मैं अभी आ गया हूँ यहाँ पे वाटरफॉल है, और बहुत ही हाई पेस में मैं बात कर रहा हूँ, तो आई नीड म्यूजिक जो उस टेम्पो को मैच करे, है ना। और फिर मुझे शॉर्ट्स भी जब लेने हैं तो मैं वैसे ही लूँगा, ऐसा नहीं कि मैं शॉर्ट्स एकदम ऐसे से चल रहे हैं और मैं सो गाइस ये वो, और फिर जब ड्रोन का शॉट आ रहा है तो वो आउट ऑफ सिंक है। तो ड्रोन का शॉट, उसकी स्पीड, उसका स्पीड रैम्पिंग से लेके उसकी हर चीज़ से मेरे शॉट्स और मेरी आवाज़ और मेरे म्यूज़िक सब अपने में तालमेल बैठाना चाहिए, तब जाके वो एकदम एक डाइजेस्टिव फीलिंग आती है कि भाई अब कुछ देख के लग रहा है कि हाँ ये डाइजेस्ट हो रहा है। नहीं तो कई बार लगता है कि यार बना तो ठीक है लेकिन कुछ तो ऑफ लग रहा है। तो आई थिंक कि वो एक कुछ है, लेकिन मुझे ये भी फील होता है कि उस चीज़ से लेके मैं कभी भी अपने आप को बांधता नहीं हूँ कि यार यही चीज़ फॉलो करके चलनी है। हाँ, आप इम्प्रॉम्प्टू रहो, आपको जो समझ में आ रहा है आप वो शूट करो, और कहीं पे भी अगर रैंडम आप कहीं पहुँच गए और आपको कुछ दिख रहा है तो आप उसको शूट ज़रूर करो। हाँ, तो मैं हमेशा मतलब मोस्टली 90% बहुत ज़्यादा स्क्रिप्ट भी ठीक नहीं है। हाँ, बहुत ज़्यादा स्क्रिप्ट ठीक नहीं है, क्योंकि जैसे कि अभी कैमरे वाले भैया का जो चौराहा आया था, हाँ चौराहा आया था, यस, ठीक है, आई थिंक वो बहुत ज़्यादा स्क्रिप्टेड था, उस पर सारे लोग एक्ट कर रहे हैं। हाँ, और उसके पहले के वीडियोस मतलब थोड़े इम्प्रॉम्प्टू थे, रॉ रहते थे। नहीं वो चीज़ है, ये चीज़ ना बहुत मेरे को भी लगता है कि मुझे भी लगता है ये चीज़ कि कई बार व्हेन वी हैव अ गुड बजट या व्हेन वी हैव अ प्रॉपर टाइम टू प्रोड्यूस अ कंटेंट, तो उसमें ना वो रॉनेस लाने के लिए बहुत प्रॉब्लम आती है, क्योंकि अब यू हैव अ टाइम, तो अब आप बैठ के बहुत अच्छे से शूट कर सकते हो, स्क्रिप्ट कर सकते हो, बट उसमें वो रॉनेस चाहिए, क्योंकि लोगों को वही आदत है देखने की। हाँ, लोग ऑलरेडी टीवी और नेटफ्लिक्स तो देख ही रहे हैं प्रोफेशनल के लिए, राइट। थोड़ा जैसे अभी मैंने रिसेंटली देखा पोस्ट कार्ड्स फ्रॉम मेघालय, लैरिसा का, ठीक है, तो वो तो नेशनल ज्योग्राफिक था। हाँ, तो उस टीम ने ही बनाया था पूरा। तो वो चीज़ एक दिखती है कि मतलब जब नेट जियो कोई कंटेंट बनाता है तो वो नेट जियो टाइप ही दिखता है। तो मुझे लगा कि यार उसमें ना वो अब एसेंस नहीं रहा जो
अब के क्रिएटर्स दे रहे हैं, जो वो अपनी रॉनेस और अपने जो उसमें एसेंस डालते हैं ना, लरिशा भी अकेले गई होती तो वो अलग अंदाज में कुछ बनाती बना के उसने डाला होता। तो मुझे वही लगता है कि जैसे पहले हम TLC और ये सब चीज़ हम जब देखते थे तो उस समय का ज़माना अलग था कि वो हम मैगजीन्स में देख रहे हैं, प्लेसेस के बारे में पढ़ रहे हैं, और कभी कभार नेट जियो में कोई प्लेसेस को कोई होस्ट करते दिख रहा है, जैसे रणवीर कपूर ने किया था। तो आई थिंक कि अब थोड़ा ज़माना भी बदल गया है। अब लोगों को रॉ तो चाहिए, थोड़ा रॉ सा तो चाहिए, हाँ, क्योंकि अल्टीमेटली वही लोग तो बूम कर रहे हैं। जैसे अब सौरभ जोशी ब्लॉग्स है, वो रैंडमली इधर उधर सोगाइस करते रहते हैं, एंड मतलब ही इज गोइंग अप। इरफान जुनेजो तो लाइक मुझे तो बहुत अच्छा लगता है वो क्रिएटर। ट्रू बात है। और एक सबसे अंडररेटेड चीज़ वो ये है कि सही चैनल्स और सही क्रिएटर्स को फॉलो करना। आप फॉलो भी कर लोगे तो भी आपके फीड में नहीं आएगा वो। एग्जैक्टली मतलब क्योंकि अगर आप बहुत ही मतलब 50 में से आपने सिर्फ 10 क्रिएटिव लोगों को फॉलो किया, बाकी 40 आप। मैंने इसलिए नया चैनल बनाया, उसमें केवल मैं जो अच्छे क्रिएटर हैं जिनको मैं देखना चाहता हूँ वो केवल वो हैं, तो वो जब भी खोले तो केवल वही लोग दिखते हैं। बट फिर भी इंस्टाग्राम ट्राई करता है कि इधर उधर के कंटेंट आए। इंस्टाग्राम का तो वही काम है। लास्ट क्विक रैपिड फायर करते हैं हम लोग, जिससे हमारा पॉडकास्ट खत्म हो जाएगा। यस ठीक है, तो पहला है चित्रकूट या चिगरा पगार? चित्रकूट। ओके, बाइक राइड और कार राइड? आई गेस कार राइड, बट जिप्सी में। सोलो ट्रैवल और ग्रुप ट्रैवल? मैं दोनों में कंफर्टेबल हूँ वैसे तो, बट अगर एक ही अगर बोला जाए तो आई वुड बी हैप्पी विथ सोलो। आईफोन या फिर सोनी कैमरा? सोनी कैमरा। ओके, ट्राइब्स या फिर वाटरफॉल? ट्राइब्स। मैनपाट या फिर बस्तर? अरे यार ये थोड़ा सा बस्तर। बिलासपुर या फिर रायपुर? रायपुर। बट घर तो बिलासपुर में है। एग्जैक्टली, बट मेरा बहुत मन है कि यहाँ शिफ्ट हो जाऊँ मैं। ओके, शिमला या फिर जशपुर? अरे यार ये तो मैं बहुत ज़्यादा इसमें वो नहीं हूँ कि अगर मैं अपनी स्टेट से हूँ तो ये हो, बट या स्टिल जशपुर। होम स्टेज या फिर रिजॉर्ट्स? होम स्टेज। ठीक है, बस इतना ही था। और कुछ? अब जिस भी तरीके से हम इस वीडियो को एंड करने वाले हैं, तो मैं एक मतलब कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा टू यू कि फॉर स्टार्टिंग दिस होल सिस्टम। ये बहुत ही प्रोफेशनल एंड बहुत ही ज़्यादा अच्छा कंटेंट बन रहा है। मतलब मैंने कई सारे रील्स देखे हैं अभी तक छत्तीसगढ़ पॉडकास्ट के, तो अब मुझे लग रहा है कि यार जो मैं एनविजन किया था व्हेन यू स्टार्टेड, तो ये उसी पेस पे जा रहा है। तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट। थैंक यू। और मुझे बहुत भरोसा है कि आप लोग और ही इसको और अलग लेवल पे लेके जाओगे, एंड छत्तीसगढ़ को जो नीड थी एक पॉडकास्ट पूरे सिस्टम की, दैट यू गाइस आर डूइंग। हाँ, छत्तीसगढ़ को मतलब लोगों को सुनना तो पड़ेगा। एग्जैक्टली, हाँ। अब इसमें हर प्रोफेशन हर स्ट्रीम के लोग आएंगे तो पता चलेगा कि हमारे छत्तीसगढ़ मतलब एक्चुअली कितना वेल्दीएस्ट है। एग्जैक्टली, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर कमिंग। या सेम।